हम लोग थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं चक्रीय प्रवाह का विस्तार तथा संकुचन, समावेश तथा वापसी। तो इसमें अब चक्रीय प्रवाह का कभी कभी क्या होता है, अर्थव्यवस्था में विस्तार होता है। जब विस्तार होगा तो उत्पादन में भी वृद्धि होगी और आय में भी वृद्धि होगी, दोनों में होगा। मतलब आय, जब हम ज़्यादा से ज़्यादा अर्थव्यवस्था में पूंजी लगाएंगे तो जाहिर सी बात है उत्पादन में भी वृद्धि होगी। जब उत्पादन में वृद्धि होगी तो आय में भी वृद्धि होती है। तो ये चक्रीय प्रवाह का विस्तार या संकुचन होता है। अब इसमें विस्तार के लिए समावेश यानी कि इंजेक्शन लगाया जाता है। इंजेक्शन किस चीज़ का, मतलब सरकार के द्वारा निवेश किया जाता है, ठीक ना। सरकार के द्वारा उपभोग पर व्यय किया जाता है। तो जब उपभोग पर व्यय करेंगे हम तो उसके बदले में सरकार को आय की प्राप्ति होगी। और निर्यात, जब सरकार निर्यात करती है तो उसके बदले में भी उसको आय की प्राप्ति। जिस प्रकार से इंजेक्शन लगाते हैं तो शरीर के अंदर दवा प्रवेश करती है ना, उसी तरह से ये भी अर्थव्यवस्था के लिए इंजेक्शन का काम करती है। समावेश किया जाता है अर्थव्यवस्था में इन चीज़ों को ताकि उत्पादन के स्तर में वृद्धि हो। अब यहाँ पे है वापसी या क्षरण, विथड्रॉल, लीकेजेस, ठीक है। ये वे समष्टि चर होते हैं जिनके स्तर में वृद्धि होने से जो अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्तर है वो कम हो जाता है। अब जैसे यहाँ पे हम उपभोग पर व्यय करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो उपभोग पर व्यय करने का मतलब है कि सरकार को इनकम की अधिक प्राप्ति और उत्पादन के स्तर में भी वृद्धि होना। जितनी उपभोग पर खर्च करते रहेंगे, जितना डिमांड वस्तुओं का होगा उतना ही हम उत्पादन भी करेंगे। जब यहाँ पे उपभोग के विपरीत यानी जब हम यहाँ पे बचत करने लगेंगे तो उपभोग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब सरकारी कर जो टैक्स है, सरकारी निवेश के विपरीत, अब यहाँ सरकार क्या कर रही है, निवेश कर रही है। यहाँ पे सरकार क्या कर रही है, टैक्स ले रही है, उल्टा हो गया। आयात, जब हम निर्यात, यहाँ पे निर्यात के बदले में हमको क्या मिलता है, जब टैक्स देंगे तो यानी कि हमारी खर्च जो है वो बढ़ जाएगी। अब यहाँ निर्यात कर रहे हैं तो इसके बदले हमको आय की प्राप्ति हो रही है। जब हम यहाँ आयात वापसी यानी जब हम आयात करेंगे, बाहर से वस्तुओं को मंगाएंगे तो उसके बदले में उसको हम आय प्रदान करेंगे, ठीक है। तब हमको वस्तुओं की प्राप्ति होगी जब हम इसके बदले में खर्च करेंगे। यदि वापसी को समावेश के बिल्कुल बराबर कर दिया जाए तो आय के चक्रीय प्रवाह को स्थिर रखा जा सकता, मतलब कि समावेश और वापसी दोनों यदि बराबर रहेगा, जितनी मतलब कि हम व्यय कर रहे हैं उतना ही हम क्या कर रहे हैं, सरकारी टैक्स भी ले रहे हैं। जितना हम उपभोग व्यय कर रहे हैं उतना ही हम बचत करेंगे, जितना आयात करेंगे उतना ही निर्यात करेंगे, तो फिर ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा बिल्कुल। आय का चक्रीय प्रवाह जो है स्टेबल हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, ना इसका विस्तार होगा ना संकुचन होगा, ठीक है। ये चीज़ है। अब इसमें आपको यदि कुछ नहीं समझ में आएगा तो फिर से मुझसे पूछ लीजिएगा। यहाँ पे चेक पॉइंट में क्वेश्चन सब दिए गए हैं, इसको थोड़ा थोड़ा सा आप अपने मतलब कि अपनी कॉपी में इसको आप लिख लेंगी। वर्ष 2017 में कुल मृत्यु दर किस श्रेणी में रखा जाता है, वर्ष 2017 में कुल मृत्यु दर किस श्रेणी में, स्टॉक। फिर आय के चक्रीय प्रवाह को कितने चरणों में बांटा गया है, उसको देख लेंगे, दो चरणों में। फिर है मौद्रिक प्रवाह को किस अन्य नाम से जाना जाता है, नाम प्रवाह, नॉमिनल, ठीक है। फिर है द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के चक्रीय प्रवाह में क्या शामिल है, तो परिवार और फर्म, तो इसको आप देख लेंगी। फिर यहाँ पे समष्टि अर्थशास्त्र, इसको भी आप एक बार पढ़ लेंगे तो क्लियर हो जाएगा सारे पॉइंट आपको। समष्टि अर्थशास्त्र के विषय वस्तु क्या है, वस्तुओं का अर्थ क्या होता है, निवेश मीन्स क्या होता है, मूल्यह्रास मीन्स क्या होता है, आय का चक्रीय प्रवाह क्या होता है। तो ये आपके हो गए इतने, ये लेसन आपका हो गया आज कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा राष्ट्रीय आय संकल्पना एवं गणना। आप इसके अंतर्गत आप लघु उत्तरीय के प्रश्न सारे तैयार कर लेंगे और जो ये बहुविकल्पीय प्रश्न है आप उसको तैयार कर लेंगी अपनी यूनिट टेस्ट के लिए। सब सारे बहुविकल्पीय जितने भी हैं ये सब बहुविकल्पीय आप तैयार कर लेंगी, ठीक। फिर उसके बाद ये लघु उत्तरीय है। दीर्घ उत्तरीय के अंतर्गत आप ये चक्रीय प्रवाह में क्या क्या शामिल है, वित्तीय बाजार, परिवार, मतलब इसमें चारों आप अपना एक नोट्स की तरह तैयार कर लेंगी, ठीक है। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।